वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर है थ्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत ही सुंदर अद्भुत अद्भुतास चैप्टर है ये। इसको पढ़ने जा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखते हैं कंसेप्ट। एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, इलेबोरेट करेंगे और समझेंगे कि क्या है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को देखने जा रहे हैं, राइट? चलिए देखिए ध्यान से। एटम्स क्या होता है? किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का सबसे छोटा कण एटम होता है। और जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, राइट? तो किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा कण मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को भी तोड़े तो दो पार्ट में तोड़े तो दो मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बनेगा तो एटम। एटम्स को भी हम तोड़ नहीं सकते हैं लेकिन तोड़ सकते हैं। तो देखिए, सुगर, सॉल्ट, सैंड, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, वुड, रॉक्स, मिनरल, फूड, फैब्रिक्स, क्लॉथ्स आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। ये सब अलग अलग तरह के मैटर होते हैं। मैटर को हम लोग पदार्थ कहते हैं हिंदी में। और भारत के महान दार्शनिक महर्षि कणद ने कहा था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करने जाए, पदार्थ को डिवाइड करने जाए, तो हम लोग को छोटा से छोटा पार्टिकल मिलेगा, राइट? और अंततः हम लोग मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल पालेंगे। वी विल गेट सम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइड एनी फर्दर। फिर उसके बाद उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जब सबसे छोटा कण मिल जाएगा तब। इसी फिलॉसफी के आधार पे कणद जो पहले इंसान थे, उन्होंने बताया दुनिया को कि मैटर या पदार्थ जो बनता है बहुत छोटा पार्टिकल से बनता है, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। फिर जॉन डाल्टन ने इन्हीं पर पार्टिकल्स को नाम दे दिया एटम। क्या नाम दे दिया? एटम। तो एटम जो है, ये जो वर्ड एटम है, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जो डिवाइड नहीं होगा लेकिन डिवाइड होगा। सम टाइम समथिंग व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ऐसा चीज जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। अनदर इंडियन फिलोसफर, एक और भारत के फिलोसफर थे जिसको पाकुदा कात्यायमा कहते थे, वेंट ए स्टेप फर्दर, वो एक कदम और आगे गए एंड प्रपोज, उन्होंने भी दिया that the particles of matter, atoms or परमाणु normally exist in a combined form and various combination of particles gives us various kinds of matter। उन्होंने कहा, क्या कहा कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, एटम्स या परमाणु, इस नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड स्टेट में। ये सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और अलग अलग कॉम्बिनेशन के जो पार्टिकल होते हैं वो अलग अलग तरह के मैटर भी बनाते हैं जुड़ जुड़ के। दिस कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम, इसकी जो कंबाइंड फॉर्म होता है एटम के, जो एटम आपस में जुड़ते हैं उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम जानते हैं कि सारे मैटर जो बनते हैं स्मॉल पार्टिकल से उसको एटम्स कहते हैं और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। Different kinds of atoms and molecules have different properties due to which different kinds of matter also show different properties। अलग अलग तरह के एटम्स और अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के मिलने से अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, और ड्यू टू विच अलग अलग काइंड के जो मैटर होते हैं वो अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। मतलब अलग अलग काइंड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से मैटर जो भी बनता है उनसे उनका ही प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। तो प्रॉपर्टी जो होते हैं मैटर के, वो डिपेंड करते हैं प्रॉपर्टी उसके एटम्स पे या मॉलिक्यूल्स पे जिससे वो बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहता है वी विल नाउ डिस्क्राइब, अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या डिस्क्राइब करेंगे? केमिकल कॉम्बिनेशन एस्टेब्लिश्ड बाय एक्सपेरिमेंट। कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन? जो हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन होता है यानी केमिकल रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा, व्हिच कंफर्म द आइडिया ऑफ एटम्स, जो बताएगा कि क्या आइडिया है एटम्स का, बीइंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, कि वो वाकई में मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, तो हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब क्या क्या नियम है केमिकल कॉम्बिनेशन का। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के तीन लॉ हैं। कौन कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर का कंजर्वेशन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान से देखिए, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है। जो कैसे आया है, फॉर्मुलेट कैसे किया गया है? तो साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर बहुत टाइप के केमिकल रिएक्शन हुए, राइट? ये सारे एक्सपेरिमेंटल लॉज अल्टीमेटली किस आइडिया को दिए कि एटम्स जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, यही आइडिया को दिए। इनफैक्ट वास्तव में जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का वो प्ले करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल डेवलपमेंट में, किसके? डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी का, जो कि मैटर के बारे में है, राइट? इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सिर्फ दो लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो थर्ड लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, यानी कौन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखने जा रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखिए ध्यान से। इन
18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि अगर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन का क्लोज कंटेनर के अंदर, बंद बर्तन के अंदर, है ना, तो कोई भी चेंज मास में नहीं हुआ, मास में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये प्रिजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो मास फिक्स रहा, इससे एक नया नियम बन गया कंजर्वेशन ऑफ मास का, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेबॉइजर इन 1774। ये कौन दिए थे? लेबॉइजर दिए थे, राइट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मैटर ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, राइट। कहता है द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन टुगेदर, वह सब्सटेंस जो आपस में कंबाइन करता है यानी रिएक्ट करता है, राइट, केमिकल रिएक्शन में, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, राइट। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है रिजल्ट के रूप में, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मीन्स दैट केमिकल रिएक्शन में टोटल मास जो है प्रोडक्ट का इक्वल होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। कोई भी चेंज मास का ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन नहीं होता, राइट। मतलब सिंस देयर इज नो गेन और लॉस इन मास, मास में ना कोई लॉस होता है ना कोई गेन होता है केमिकल रिएक्शन में, तो द मास रिमेन्स कंजर्व, तो मास हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। प्लीज नोट दैट द टर्म, ये जो टर्म होता है टोटल मास रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का इंक्लूड क्या करता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अंदर इंक्लूडिंग एयर दैट देयर आर पार्ट ऑफ रिएक्शन, एयर भी रहता है, राइट, जो रिएक्शन का पार्ट होता है, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। पाया गया एक्सपेरिमेंट में क्या कि 100 ग्राम हम कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे, वो टूटा तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसको कैसे लिखे? कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम लिए, हीट किए, केमिकल रिएक्शन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बना। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है जो उसके पास मास कितना है? 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है ना। इसका मास जो टोटल की 100 ग्राम है, तो टोटल मास जो था प्रोडक्ट 100 ग्राम का इक्वल हो गया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 100 ग्राम की। कोई चेंज मास का नहीं हुआ रिएक्शन में, तो मास रिमेंस सेम रहा या कंजर्व रहा। ये एग्जांपल सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वी कैन वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन लेबोरेटरी। भाई इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग लेबोरेटरी में कर सकते हैं बाय टेकिंग नोन मासेस, ये बात जान के कि भाई केमिकल रिएक्टेंट्स में कितना मास आप ले रहे हैं, राइट। अलाउइंग देम टू रिएक्ट, भाई उसको रिएक्ट करने दीजिए मिक्स करके उनका आपस में, एंड देन फाइंडिंग द मास ऑफ प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट बनेगा उसका ही मास फाइंड कीजिए। कोई भी बदलाव मास में नहीं होगा। ये और क्लियर हो जाएगा फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट से, जो कि हम लोग कैरी आउट करेंगे केमिकल रिएक्शन में, राइट। जब हम कराएंगे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन, और फॉर्म क्या होगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। वेलकम टू रचित स्टिचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम वापस से देखने जा रहे हैं। आज क्या देखने जा रहे हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सेकंड लेक्चर, राइट। चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग क्या देखें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वही प्रोडक्ट का मास होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। टेक ए क्लीन कोनिकल फ्लास्क, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक कोनिकल फ्लास्क यही होता है, एक तरह का बर्तन है, ठीक है। फिटेड विथ ए रबर कॉर्क, इसके अंदर रबर कॉर्क लगा है, ठीक। एंड ए स्मॉल टेस्ट ट्यूब हैविंग ए लॉन्ग थ्रेड टाइड टू इट नेक, और एक स्मॉल छोटा सा टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसकी गर्दन में हम लोग एक पतला सा धागा बांध देंगे, ठीक। ऑल दीज थिंग्स आर वेड टुगेदर ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस टू फाइंड द इनिशियल मास ऑफ द apparatus। अब इस पूरे को क्या किया गया? एक सेंसिटिव मशीन पे रखा गया, मशीन मतलब तराजू पे रखा गया, ठीक, ताकि इसका वेट माप करें, है ना, माप लें। चलिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है टेक सम बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क के अंदर बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लेंगे। देखो ये पानी है, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, ठीक है। पुट सम सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब, और छोटा सा टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लेंगे, राइट। एंड लोअर इट केयरफुली इन द कोनिकल फ्लास्क, और इसको क्या करेंगे? कोनिकल फ्लास्क के अंदर इस तरह से रखेंगे, ठीक ना, बाय होल्डिंग फ्रॉम द फ्री एंड बाय थ्रेड, इसके फ्री एंड को धागा से बांध के लटकाएंगे अंदर, ठीक है। नेक में फिक्स रबर कॉर्क इन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, फ्लास्क के माउथ में एक रबर कॉर्क लगा देंगे, ठीक है, ताकि वो थ्रेड को यानी धागा को अच्छे से पकड़ के रखे, राइट। फिगर 3 में द माउथ ऑफ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब शुड रिमेन अबव द लिक्विड,
ये देखो माउथ जो है टेस्ट ट्यूब का इस लिक्विड के ऊपर है, राइट, ताकि दोनों मिलेगा नहीं, ठीक है। सो दैट रिएक्टेंट डू नॉट मिक्स एट दिस स्टेज, ताकि इस स्टेज में रिएक्टेंट आपस में मिक्स ना हो। फाइंड द मास ऑफ एपरेटस, पूरा एपरेटस का मास हम पता कर लिए है ना, along with the reactant by weighing on the balance, रिएक्टेंट भी वजन कर लिए हैं। if we subtract the initial mass of apparatus from the mass, आज अगर शुरुआत का जो मास है apparatus का इस मास में से माइनस करेंगे तो हम लोग रिएक्टेंट का मास मिल जाएगा, राइट। मतलब हम लोग पूरे मास वजन कर लिए और रिएक्टेंट का मास मेजर करना है ना, तो पूरे मास में से apparatus का मास में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। उसे रिएक्टेंट कितना है उसका मास निकल जाएगा, ठीक है। apparatus मतलब सारा बर्तन का मास पहले वजन कर लेंगे, फिर सारा रिएक्टेंट रखेंगे और फिर वजन करेंगे, तो फाइनल और इनिशियल दोनों को माइनस करेंगे तो रिएक्टेंट कितना है हमारे पास, कौन सब्सटेंस रिएक्ट करेगा उसका मास निकल जाएगा। मान लेते हैं रिएक्टेंट x किलोग्राम है या x ग्राम है या x है, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, कहता है क्या कहता है, देखिए रिमूव द रबर कॉर्क फ्रॉम द माउथ, इस माउथ से रबर कॉर्क को रिमूव करेंगे कोनिकल फ्लैस्क के कुछ क्षण के लिए, सो दैट थ्रेड बिकम्स लूज, ताकि जो धागा था है ना टाइट वो लूज हो जाए। लूज जैसे ही होगा है ना, द स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम सल्फेट, जो छोटा सा टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट है ड्रॉप्स इन द फ्लैश, फ्लैश के अंदर गिर जाएगा, राइट। जैसे ही गिरेगा ड्यू टू विच सोडियम सल्फेट मिक्स हो जाएगा, सोडियम सल्फेट इसके अंदर है, ये मिक्स हो जाएगा बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ, राइट, है ना। नाउ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन रिएक्ट कर जाएगा सोडियम सल्फेट के साथ, ये दोनों रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ताकि व्हाइट तरह का एक बेरियम सल्फेट नाम का प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब डस्ट टाइप का, ठीक है ना, जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। ये जो बनेगा व्हाइट कलर का जो बन गया यही बेरियम सल्फेट है। एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन वी बेरियम सल्फेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। वी अगेन फाइंड द मास ऑफ एपरेटस, फिर से हम जब रिएक्शन हो गया फिर से इसका मास मेजर करेंगे प्रोडक्ट और सब प्रोडक्ट जो बन जाएगा उसके साथ, ठीक। if we subtract the initial mass of the apparatus, और जो apparatus का initial mass था उसको घटाएंगे, इस मास में से तुम प्रोडक्ट का मास मिल जाएगा, राइट। सपोज जो है मास प्रोडक्ट का y, ठीक। नाउ इफ द मास ऑफ प्रोडक्ट y इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट x, अगर y प्रोडक्ट है x क्या है रिएक्टेंट, दोनों का मास इक्वल हो गया तो ये एक्सपेरिमेंट वेरीफाई हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, सही बात है, बोलिए कोई दिक्कत। आगे देखिए, कहता है केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हम लोग बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिए, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिए छोटा सा टेस्ट ट्यूब में, दोनों मिक्स हुआ तो बना क्या, बेरियम सल्फेट व्हाइट सॉलिड और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बना, ठीक है। देखो इस तरह से रियल में एक्सपेरिमेंट होता है, जब बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को ऐड करते हैं सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए अब क्या कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन, इस एक्सपेरिमेंट को करने में क्या हुआ, मास बेरियम क्लोराइड का लिए थे 20.8 ग्राम मान लो, सोडियम सल्फेट का लिए 14.2 ग्राम, मास बेरियम सल्फेट जो बना प्रोडक्ट में 23.3 ग्राम और बेरियम सोडियम क्लोराइड फॉर्म जो बना 11.7 ग्राम, ठीक। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्टेंट था, ठीक है। रिएक्टेंट का मास टोटल कितना था 35 ग्राम, प्रोडक्ट का मास कितना आ गया, टोटल मास कितना आ गया 35 ग्राम, केमिकल रिएक्शन जो इक्वल है मास किस रिएक्टेंट के। तो कहता है ये जो डाटा है वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, सही बात है। चलिए आगे देखिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, सही है। अब दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, क्या, ध्यान से देखिएगा, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस वाज गिवन बाय प्राउस्ट, किसके द्वारा दिया गया था, प्राउस्ट के द्वारा 1779 ईस्वी में 1779, ठीक। ही एनालाइज्ड द केमिकल कंपोजिशन टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, ही एनालाइज उन्होंने एनालाइज किया मतलब विश्लेषण किया केमिकल कंपोजिशन कि कैसे कैसे बना है केमिकली कोई चीज, टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, कि कौन सा टाइप का एलिमेंट मौजूद है और वो एलिमेंट कितना परसेंट है, ठीक है। और फिर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत सारा कंपाउंड का वो इस तरह से एनालिसिस किया, ठीक है। एंड केम टू द कंक्लूजन, अंत में निर्णय पर पहुंचा प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कांस्टेंट, मतलब हर कंपाउंड जो भी चीज हमको बन के हाथ में आता है
तो उसको एक फिक्स रेशियो में मिलाया गया होगा, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया गया होगा। कहता है कि उन्होंने कहा कि भाई जो भी कंपाउंड हमारे पास बन के आया है, तो हर कंपाउंड किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बना होगा, और वो जितना भी एलिमेंट होगा वो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से प्राउस्ट फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्राउस्ट ने फॉर्मुलेट किया, बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, एक केमिकल कंपाउंड हमेशा रखता है सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, एक साथ कंबाइंड करता है सेम प्रोपोर्शन में बाय मास, मतलब मास का सेम प्रोपोर्शन लगता है। कैसे देखिएगा, दिस लॉ मीन्स दैट, इस लॉ का मतलब है कि वेन एवर बी द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, जिस भी सोर्स से हम प्राप्त कर रहे हैं, और द मेथड बाय विच इट इज प्रिपेयर्ड, और जिस मेथड से भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एक प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा बनता है सेम एलिमेंट से और सेम मास परसेंट हर बार होता है। एग्जांपल, वाटर क्या है, कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है, दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, ठीक। दोनों जब कंबाइन करता है ना, तो सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कितना, 1:8 रेशियो में, मतलब एक पार्ट हाइड्रोजन का होगा तो 8 पार्ट हमेशा ऑक्सीजन का होगा, हमेशा, हाँ बिल्कुल हमेशा, मतलब पानी का जो एक कण बनेगा उसमें एक पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑक्सीजन होगा, सब पानी में होगा, बिल्कुल। एक स्टूडेंट कैरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी में करंट ला के हाइड्रोजन और क्लोरीन ऑक्सीजन में अलग अलग करना, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, सो एज टू डिकम्पोज, ताकि तोड़ दे वो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, किसको, वाटर में। चलिए डिस्कस करते हैं इसको और डिटेल, देखिएगा, पढ़िए क्या कहता है। देखिए, वी नो दैट वाटर क्या है, कंपाउंड है, राइट। इफ वी डिकम्पोज 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम पानी को क्या करेंगे, तोड़ देंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, पानी को हमेशा तोड़ा जाता है करंट देके, ठीक। 11 ग्राम हाइड्रोजन और 89 ग्राम ऑक्सीजन हमको मिल जाएगा, ठीक है। इफ वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग प्योर वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, अगर हम पानी अलग अलग सोर्स से ले लें, मतलब नदी से ले लें, समुद्र से ले लें, कुआं से ले लें, सेम मास जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट का हर केस में मिलेगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि वाटर ऑलवेज कंसिस्ट, पानी के अंदर हमेशा दो एलिमेंट होता है, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब दोनों कंबाइंड होता है सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में 11:89 यानी 1:8 बाई मास में, तो इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए एक और एग्जांपल लेके इलस्ट्रेट करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। अमोनिया एक कंपाउंड है, राइट। ये पता चला एनालिसिस करके कि अमोनिया हमेशा रखता है दो एलिमेंट, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जब दोनों मिलता है किस रेशियो में, 14:3 बाई मास, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम देख लीजिए, ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा है, कहता है द ओनली लॉजिकल explanation of law of chemical combination is that matter say element must be made up of minute unit particle। इस पूरे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का काम क्या था, ये बताना कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है, इज दैट मैटर, वह मैटर होता है, मस्ट बी मेड अप ऑफ माइनर यूनिट पार्टिकल, कि मैटर यूनिट पार्टिकल से मिलकर बना है, व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इन अ फिक्स होल नंबर, जो हमेशा केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है एक फिक्स होल नंबर के हिसाब से। यूनिट पार्टिकल्स जो मैटर को है उसको हम लोग एटम्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी, क्या देख रहे हैं, बहुत भी टॉपिक है, ठीक है ना। देखिएगा डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी, राइट, ठीक है बाबू। तो अब हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे चल रहे हैं। द थ्योरी, ये जो थ्योरी है, दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल, सारे मैटर बनते हैं बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से, जो पार्टिकल कभी टूटता नहीं है, इसका नाम क्या है, इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं।
डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इन 1808। डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी जो है मैटर का 1808 में दिया, राइट। वेरियस पोस्टुलेट्स, अलग अलग तरह के एजम्पशंस माना उन्होंने, ठीक। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मैटर का फॉलो ये दिया गया है, राइट। ठीक है। पहला एजम्पशन क्या था, सारे मैटर बनते हैं बहुत छोटे पार्टिकल से जिसको हम एटम कहते हैं। दूसरा है एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरा है एटम्स ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय होता है। एटम्स अलग अलग काइंड्स के होते हैं। देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज एलिमेंट, जितना एलिमेंट होता है उतना तरह का एटम भी होता है। सारे एटम्स गिवन एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं। एक एलिमेंट का एटम सारा एक जैसा होगा हर रिस्पेक्ट में। सेम मास, सेम साइज और सेम केमिकल प्रॉपर्टी भी एक एलिमेंट का सारा एटम का सेम हो, ठीक। अलग अलग का नहीं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होगा वो अलग अलग मास, अलग अलग साइज, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी का होगा, राइट। Chemical combination between two elements consists in the joining together of atoms of these elements to form molecules of compound. Chemically combine अगर होगा दो एलिमेंट का, कंसिस्ट इन द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट, तो मतलब उनका जो एटम ज्वाइन करता है आपस में, है ना, और मॉलिक्यूल बना के कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक। नंबर और काइंड जो है एटम्स का गिवन कंपाउंड में वो फिक्स्ड होता है हमेशा, ठीक। कोई भी कंपाउंड में नंबर पता करना है एटम का या काइंड पता करना है, तो वो हर, अगर मान लो कोई कंपाउंड बना तो उस जैसा कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें नंबर और काइंड सेम होगा, ठीक। केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान एटम जो होगा अलग एलिमेंट के आपस में कंबाइन करेंगे इन ए स्मॉल होल नंबर में टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड बनाने के लिए। एटम्स जो होंगे सेम एलिमेंट के कंबाइन करेंगे मोर देन वन रेशियो में टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा रेशियो में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। देखो, सॉलिड जो भी चीज होता है पूरा ब्रह्मांड में उसका पार्टिकल एकदम फिक्स होता है इसी तरह, है ना। पार्टिकल लिक्विड में थोड़ा सा दूर होता है, गैप होता है, और गैस में पार्टिकल सबसे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से सारे मैटर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं जिसका नाम एटम है। मान लो कि एटम को इस स्फीयर से दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था वो बेस्ड था किस लॉ पे, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ पे। फॉर एग्जांपल जो पोस्टुलेट था यानी एजम्पशन जो माना था ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेबॉयजर। तो डाल्टन ने जो पोस्टुलेट जो एजम्पशन किया, क्या एजम्पशन माना था कि एटम्स को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय। ये रिजल्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लिया गया था, जो दिया कौन था, लेबॉयजर, ठीक है। And the postulate of Dalton's atomic theory that elements consist of atom having fixed mass and that of number be kind of atom in a given compound is fixed came from the law of constant proportion given by Proust। अच्छा, अगला कंसेप्ट क्या दिया, कौन ये डाल्टन ने, कि एलिमेंट जो होते हैं एटम कंसिस्ट करते हैं फिक्स मास और फिक्स नंबर के होते हैं और फिक्स काइंड के होते हैं एक कंपाउंड में, राइट। इस बात को कौन दिया था, रॉबर्ट प्राउस ने, उसी का कंसेप्ट ये लिए थे, राइट। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट मॉडर्न अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पहला आधुनिक युग में एक प्रयास किया गया था जिस प्रयास से ये पता चलता था कि क्या बिहेवियर है मैटर का, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, किसके टर्म्स में, एटम्स के टर्म्स में। दिस थ्योरी वाज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ एटम। ये जो थ्योरी था, है ना, इसको एक्सप्लेन किया गया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ एटम्स के कांसेप्ट में, राइट। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड्स, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या देता है भाई, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता है फॉर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, किसके लिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, सही बात है। आगे देखिए, पहला, the postulates of Dalton atomic theory that element consist of atoms and that of atoms can neither। देखिए ये जो पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, क्या कि एलिमेंट कंसिस्ट करता है एटम्स और वो एटम ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका इस्तेमाल करके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एटम ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, यानी एटम ना डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा, इसका मतलब एटम से बना हुआ कंपाउंड का रिएक्टेंट भी ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो दोनों का मास सेम रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। Postulates of Dalton atomic theory क्या, the elements consist of atom having fixed mass and the number and the kind of atoms of each element in a given compound is fixed can be used to explain law of constant proportion। अच्छा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट है क्या, एलिमेंट रखता है सेम एटॉमिक
एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम, एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट जो एटम रखता है उसके पास फिक्स मास होता है और उसके पास नंबर जो है और काइंड जो है एटम का हर एलिमेंट में फिक्स होता है। इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ठीक है, इसके सहायता से। आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सप्लेनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के दौरान एटम्स को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, सिंस एन एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना एटम क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, देयरफॉर नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम इन प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑल दोज एटम्स इन द रिएक्टेंट, राइट। तो कहता है कि हम लोग क्या कहे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहता है कि एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, तो सिंस एटम ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, देयरफॉर इसलिए नंबर जो है अलग अलग टाइप्स के एटम का प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्शन में सेम होता है नंबर ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एटम्स इन द रिएक्टेंट, तो जो रिएक्टेंट में एटम है वही प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। सेम नंबर ऑफ वेरियस एटम्स इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स विल हैव द सेम मास, अच्छा सेम नंबर होगा एटम्स का तो सेम मास भी होगा, टोटल मास जो है प्रोडक्ट का वो इक्वल होता है टोटल रिएक्टेंट के। मास हमेशा सेम रहता है, कंजर्व रहता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, और ये यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। दिस एक्सप्लेनेशन विल बी मोर क्लियर फ्रॉम द फ्लोइंग एग्जांपल, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। देखिए ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है एक कैल्शियम एटम से, एक कार्बन एटम से और 3 ऑक्सीजन एटम से, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, एक कैल्शियम एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंपोजिशन, अच्छा इसको तोड़ोगे डिकम्पोज कराओगे, डिकम्पोज मतलब तोड़ना, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, देखो 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन हो गया, एक कार्बन है एक कैल्शियम है, टेकन टुगेदर ऑल्सो कंटेन 1 कैल्शियम एटम, इसको भी देखो एक कैल्शियम एटम है प्रोडक्ट में भी, टूटने के बाद एक कार्बन एटम है 3 ऑक्सीजन एटम, राइट। सिंस नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के जो एटम थे प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में सेम है, तो मास ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी सेम रहेगा इस रिएक्शन, राइट। देयर इज नो चेंज इन मास, मास में कोई चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्या ब्रेक डाउन होने पर, डिकम्पोजिशन होने पर, डिकम्पोजिशन में क्या बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो मास हमेशा कंजर्व रहा, राइट। अब इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे, राइट। देखिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, जितना भी स्मॉल पार्टिकल है वो कंसिस्ट करता है कॉल्ड एटम, उसको एटम्स कहते हैं, राइट। ईच हैविंग अ फिक्स्ड मास, सबके पास क्या है फिक्स्ड मास है। इट आल्सो सेज दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combined to form compound and that the number and kind of atoms of each element in a compound is fixed, क्या कहा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि हर एलिमेंट रखता है स्मॉल पार्टिकल जिसको एटम कहते हैं और सबके पास फिक्स मास होता है। उन्होंने ये भी कहा कि एटम जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट के वो कंबाइन करते हैं आपस में और एक कंपाउंड बनाते हैं, और जो नंबर और काइंड जो होता है एटम्स का प्रत्येक एलिमेंट के कंपाउंड में वो भी फिक्स होता है। नाउ सिंस नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का कितना नंबर है वो, और कौन काइंड का एटम है वो, और मास क्या है एटम का वो, हर एलिमेंट में कंपाउंड का फिक्स होता है, इसीलिए कंपाउंड विल ऑलवेज हैव सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, इसीलिए कंपाउंड जो होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या कहता है, हम लोग कहा थे अभी कि सब कुछ सेम होता है और इसी लॉ ऑफ कांस्टेंट, इसी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन है और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से, ध्यान से देखिएगा। कहता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन एटम होगा, जो एलिमेंट उसी का एटम, तो हाइड्रोजन एलिमेंट होगा, और ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन एटम का होगा। ये और ये भी कहता है कि दो हाइड्रोजन एटम हमेशा कंबाइन करेगा एक ऑक्सीजन एटम के साथ और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन, सिंस वाटर मॉलिक्यूल हमेशा रखता है क्या सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, बात सही है। ईच एटम, प्रत्येक एटम के पास फिक्स मास होता है, देयरफॉर इसलिए मास जो होता है हाइड्रोजन
ऑक्सीजन एलिमेंट का वाटर के अंदर वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में फिक्स रहता है, और इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो भाई हर वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 पार्ट हाइड्रोजन का और 1 पार्ट ऑक्सीजन का रहेगा सेम प्रोपोर्शन बाय मास में। ठीक है, अब देखो डाल्टन्स ने बहुत सारा थ्योरी दिया, ठीक ना, लेकिन उसके थ्योरी में कुछ गलतियां भी थी, कुछ कमियां भी थी, राइट। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक मतलब होता है कमी, दिक्कत, है ना। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उनका क्या दिक्कत था, उनके थ्योरी में क्या कमी था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इतना मेहनत करते थे ये साइंटिस्ट लोग, फिर भी इनमें कुछ कमी था इनके थ्योरी में, राइट। चलिए देखिए, कहता है इट इज नाउ नोन दैट सम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। अभी माना गया है कि कुछ जो कथन था डाल्टन एटॉमिक के थ्योरी का मैटर के बारे में, वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। कैसे? सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर गिवन अबव। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो कुछ कमियां है वो दिया गया है। क्या कमी है बाबू, देखिए। One of the major drawback of Dalton's atomic theory of matter is that atoms were thought to be indivisible. सबसे पहले डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि भैया जो एटम्स है, एटम से ही मिलकर सब कुछ बना है, और एटम्स के बारे में कहा गया था कि एटम इंडिविजुअल है, उसको तोड़ नहीं सकते, which कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। वी नाउ नो दैट, लेकिन हम जानते हैं, अब जान गए हैं, क्या जानते हैं, अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, एक विषम परिस्थिति में एटम्स को फर्दर हम तोड़ सकते हैं। याद कीजिए पहला लेक्चर हम बताए थे ना, एटम को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन तो एटम्स को हम फर्दर डिवाइड किए बाबू, और छोटे पार्ट में तोड़ दिए। वो छोटा पार्ट स्टिल स्मॉलर पार्ट की एटम और भी छोटे पार्ट में टूट सकता है, वही छोटा पार्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहलाता है। तो एटम देमसेल्व्स, एटम खुद ही बना है 3 पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो सबसे छोटा कण क्या है, एटम, और एटम खुदे बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कहा था एटम टूट नहीं सकता है, लेकिन एटम तो टूट गया। अब देखिए, तो भाई इसका तो थ्योरी फेल हो गया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये भी कहा था कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास। जितने भी एटम होते हैं एक एलिमेंट के, उनके पास सेम मास होता है। इट इज हाउएवर, लेकिन हालांकि नाउ नोन दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास। एक ही एलिमेंट के 2 एटम हो सकते हैं, उसका थोड़ा सा मास का डिफरेंस भी हो सकता। कैसे देखेंगे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। उन्होंने कहा था कि एटम्स जो होते हैं अलग एलिमेंट के, उनके पास अलग अलग मास होता है, राइट। इट इज हाउएवर नाउ, अब जाना जा गया है that even atoms of different element can have the same mass। अलग अलग एटम के भी सेम मास हो सकते, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटम्स, उसका भी सेम मास हो सकता है। पहले क्या कहा था, एक एलिमेंट का जितना एटम होगा सबका सेम मास, लेकिन अब तो दूसरा का भी हो रहा, इनका थ्योरी फेल। अब हम लोग जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जॉन डाल्टन was born in 1766 in a poor weaver's family in England। इंग्लैंड के बुनकर परिवार में जन्म लेने वाले बहुत गरीब परिवार में 1766 ईस्वी में जन्म लिया। तो कहता है क्या हम लोग बोले कि जॉन डाल्टन कहाँ जन्म लिए, 1766 में जन्म लिए थे, पुअर गरीब वीवर्स फैमिली में, इंग्लैंड में। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर एट विलेज स्कूल। पापा से बचपन में पापा के द्वारा अपने गांव के ही स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। डाल्टन स्टार्टेड टीचिंग इन द विलेज एट द एज ऑफ 12। 12 साल की उम्र में ही पढ़ाना चालू कर दिए थे, राइट। 1793 में डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच फिजिक्स। डाल्टन कहाँ चले गए थे, मैनचेस्टर, क्यों पढ़ाने, फिजिक्स पढ़ाने, केमिस्ट्री पढ़ाने और मैथमेटिक्स पढ़ाने कॉलेज में, राइट। इन 1794 में ही डिस्क्राइब कलर ब्लाइंडनेस। उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस को भी डिस्क्राइब किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई खास कर दिखाई नहीं देता। 1808 ईस्वी में डाल्टन प्रेजेंट हिज एटॉमिक थ्योरी टू एक्सप्लेन। 1808 ईस्वी में डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया दुनिया को, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, राइट। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर बिकम वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को आज के मॉडर्न केमिस्ट्री का हम लोग फाउंडेशन पिलर कहते हैं। डाल्टन वाज फर्स्ट टू कैलकुलेट द मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ सेवरल एलिमेंट। डाल्टन ही पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कैलकुलेट किया था क्या, मास एटम्स का, अलग अलग एलिमेंट का, और उनकी मृत्यु 1844 ईस्वी में हो गई, राइट। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए यही जॉन डाल्टन है, द साइंटिस्ट हु गेव एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। यही एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में बताएं। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। किसके बारे में, एटम्स के बारे में। देखिए, जस्ट एज ऑल द हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स,
जिस तरह से हर घर ईंट से बनता है, उसी प्रकार जितने भी मैटर है पृथ्वी पर, है ना, सब एटम से बनता है। तो एटम जो है कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है सारे मैटर के अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी एटम्स है उस सब को बनाने वाला कौन है? हमारे आसपास जितने भी मैटर है उस सब को बनाने वाला कौन है? एटम। केमिस्ट्री में एटम इज डिफाइंड है, एटम को कैसे डिफाइन करते हैं? एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव। अधिकांश एलिमेंट के जो एटम होते हैं बहुत रिएक्टिव रहते हैं। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और वो ऐसे सिंगल स्टेट में सिंगल एटम के रूप में फ्री मिलते नहीं है। दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विथ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। हो सकता है वो अपने ही किसी एटम के साथ, अपने ही एलिमेंट के किसी एटम के साथ मिक्स होके मिले, या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिक्स होके मिले। देयर आर एज मैनी काइंड्स ऑफ एटम एज एलिमेंट। जितना एलिमेंट का काइंड होता है उतना ही एटम्स का भी काइंड होता है, उतना प्रकार होता है, राइट। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम साइज में बहुत 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 छोटा होता है। एन आइडिया ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ एटम्स कैन बी हैड फ्रॉम द फैक्ट दैट ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh crore, 3 crore 50 lakhs copper atoms arranged end to end in a line would cover a distance of about 1 centimeter। कहता है लगभग 3 करोड़ 50 लाख एटम्स को एक साथ सीधा लाइन में खड़ा रखेंगे ना, तो 1 ही सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनेगा कॉपर का एटम। साइज जो होता है एटम का इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। किसी भी एटम का साइज उसके रेडियस से पता चलता है, जो कि एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस मेजर्ड होता है नैनोमीटर में। कैसे? जो कि बहुत छोटा यूनिट है लेंथ का। सिंबल जो होता है नैनोमीटर के एनएम होता है। क्या होता है? और 1 नैनोमीटर 1/10⁹ मीटर होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब कहता है 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा, हाइड्रोजन एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक, एटॉमिक रेडियस जो होता है हाइड्रोजन एटम का लगभग 0.037 नैनोमीटर होता है। इसको अगर रेडियस को एक्सप्लेन कीजिएगा मीटर में, ये लगभग 0.037 10⁻⁹ मीटर होता है, जो कि लगभग इतना टाइम्स इतना मीटर कह सकते हैं। इट इज रियली रियली वेरी स्मॉल। देखते हो 0.00000000037 है ना। एटॉमिक रेडियाई जो होता है कुछ कॉमन एलिमेंट के दिए गए हैं। इसको याद रखिएगा, रेडियाई प्लूरल होता है, रेडियस सिंगुलर होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। कहता है हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक रेडियस दिया है, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का। देखो सबसे छोटा किसका है? हाइड्रोजन। उसका सबसे बड़ा, और भी बहुत सबका बड़ा बड़ा भी है लेकिन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से हम लोग देखने जा रहे हैं। एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। कहते हैं एटम इतना छोटा होता है कि इवन सबसे ज्यादा पावरफुल का ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है उससे भी देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि यूज होता है विच यूजेस इलेक्ट्रॉन्स फॉर इट्स वर्किंग, जो काम करता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है मैकेनिज्म में, वही काम करवाता है। कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? बहुत छोटा से छोटा जो चीज ना दिखता है हाई पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, उसको भी दिखा देता है मैग्नीफाइड इमेज यानी जूम करके, राइट। छोटे से छोटे चीज का। मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है, एसटीएम उसको कहते हैं। अभी जो सबसे एडवांस टाइप का मिल रहा है उसको स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेज देता है, पिक्चर सरफेस ऑफ एलिमेंट का, एलिमेंट के सरफेस का, जो विच शो द इंडिविजुअल एटम, जो इंडिविजुअल एटम सरफेस बनाता है ना, उसको दिखा देता है। एटम शो अप एज ब्लड स्फीयर। देखिए ब्लड स्फीयर के रूप में दिख रहा है, गोला के रूप में। फिगर 12 में ये एटम्स है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इनेबल अस टू सी एटम्स डाउट इनडायरेक्टली। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो होता है हम लोग को योग्य बनाता है ये देखने के लिए एटम्स को इनडायरेक्टली, ठीक है। देखिए ध्यान से। कहता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल एटम्स कैन बी सीन एज बम्प्स ऑन द सरफेस। देखो अलग अलग एटम जो है बम्प दिख रहा है ना, ऑफ सॉलिड बाय यूजिंग ए स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से दिखाया गया, राइट। द पिक्चर एबव इज एन एसटीएम इमेज। ये एसटीएम इमेज है सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, जिसको गैलियम कहते हैं। गैलियम आर्सेनाइड होता है ना, एक सब्सटेंस है।
जो कि गैलियम एटम्स और आर्सेनिक एटम से मिलकर बनता है, उसी का सरफेस दिखाया गया। बलर्ड स्फीयर जो इस पिक्चर में एटम्स है, गैलियम एटम्स ब्लू कलर का है, ब्लू जो दिख रहा है गैलियम एटम है, और आर्सेनिक एटम रेड कलर में है। क्या है? देर आर नॉट देयर एक्चुअल कलर, ये एक्चुअल कलर उनका नहीं है, राइट। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनका कौन कौन सा चिन्ह होता है। ठीक, देखिएगा, कहता है ए सिंबल इज ए थिंग, सिंबल एक चीज है, जैसे कि स्केच है, स्केच मतलब होता है जो फिगर बनाते हैं वो, या तुम कह सकते हो लेटर है। क्या है? लेटर। विच रिप्रेजेंट और स्टैंड्स, जो दिखाता है या होता है वो किसके लिए? फॉर समथिंग इज, कोई चीज के लिए, राइट। व्हेन वी से, जब हम कहते हैं कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ एटम, एलिमेंट का हो या, क्योंकि जो एलिमेंट होगा उसी का एटम होगा। हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन का ही एलिमेंट, बिकॉज एलिमेंट बनता है एटम से ही। अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे डाल्टन के एटॉमिक सिंबल एलिमेंट के लिए क्या क्या दिए थे, और फिर मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट भी देखेंगे, राइट। पहले डाल्टन का सिंबल देखते हैं एलिमेंट के लिए। ठीक है, डाल्टन वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। डाल्टन पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूज किया था एक सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए कि एलिमेंट को शॉर्ट वे में, कैसा, संक्षेप में दिखाए थे सिंबल को। Dalton symbol for an element represented the elements as well as one atom of that element. डाल्टन का सिंबल जो था फॉर एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट करता था एलिमेंट को, एज वेल एज वन एटम को भी रिप्रेजेंट करता था उसी एलिमेंट का। ठीक है, कुछ जो है सिंबल है एलिमेंट्स का दिया गया है डाल्टन के द्वारा। देखिए, हाइड्रोजन को उन्होंने ऐसे सिंबल से दिखाया, कार्बन को ऐसे, ऑक्सीजन को ऐसे, फॉस्फोरस का ये, सल्फर का ऐसा, प्लेटिनियम का ऐसा, आयरन का ऐसा, कॉपर का ऐसा, सिल्वर का ये, गोल्ड का ऐसा, लेड का ये, मरकरी का ऐसा, राइट। अब देखिए, डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट वेर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। भाई इस सिंबल को अगर तुमको हाइड्रोजन को कहेंगे बता दिखाने के लिए, तो सिंबले बनाते रह जाओगे, टाइम लगेगा। तो डाल्टन का जो सिंबल था डिफिकल्ट था ड्रॉ करना, और ये यूज करने में असुविधा थी, ठीक ना। सो डाल्टन का सिंबल जो है हिस्ट्री बन के रह गया, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस हो गया इसका, इतिहास में ऐसा अमर हो गया नाम इनका कि इन्होंने पहला सिंबल दिया था। दे आर नॉट यूज एट ऑल, इनका कोई यूज नहीं होता है आज। इट वाज जे बर्जेलिस ऑफ स्वीडन हु प्रपोज दैट द फर्स्ट लेटर, ये जे बर्जेलियस था स्वीडन का, जिन्होंने बताया कि पहला लेटर या फर्स्ट लेटर और दूसरा लेटर जो है ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो नाम है उसी को आप सिंबल के रूप में यूज कर लीजिए। ये आइडिया लेड टू मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ये आइडिया जो है यही मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट कहलाया, जो डिस्क्राइब किया गया है नीचे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सी यू टुमारो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वेलकम टू रचित सिटिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर है ना। और इसका हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों लेक्चर को हम लोग मर्ज करके डालेंगे, ठीक है ना। आज जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, बड़ा अच्छे से आराम से इत्मीनान से हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये, जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट्स का अपना अपना सिंबल होता है, राइट। तो सबसे पहले डाल्टन साहब ने एलिमेंट का क्या दिया था? सिंबल दिया था, राइट। डाल्टन साहब ने जो एलिमेंट का सिंबल दिया उसमें एक फिगर टाइप का दिया, पिक्चर टाइप का। तो आज के युग में इतना फिगर बनाना, अगर आपको हाइड्रोजन को लिखना है, ये फिगर बनाने में आप टाइम कंज्यूमिंग है, और उतना याद भी रखना सही बात नहीं, और एग्जैक्ट फिगर भी बना पाना सही बात नहीं है, मुश्किल है, राइट। तो ये सब कॉन्सेप्ट पुराना हो गया, हिस्ट्री बन के रह गया है मात्र। तो अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है। बने रहिए वीडियो में, देखिए आराम से। इन ऑर्डर टू राइट द केमिकल रिएक्शन कन्वीनियंटली, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन को सुविधाजनक रूप से अगर लिखना चाहते हैं आप, तो प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा सेपरेट सिंबल से, ताकि आसान रहे। अब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर क्लोरीन को क्लोरीन लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, राइट, वर्ड में लिखने से। तो सिंबल में लिखेंगे, सबका अलग अलग सिंबल होता है। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर, सिंबल होगा क्या किसी भी एलिमेंट का? पहला लेटर, और
फर्स्ट लेटर हो सकता है और अनदर लेटर दूसरा लेटर हो सकता है इंग्लिश नाम का या लैटिन नाम का एलिमेंट का, राइट। एलिमेंट का नाम होता है इंग्लिश में या लैटिन में, तो उसके नाम का पहला शब्द और मैच कर गया अगर किसी का, तो पहला और दूसरा शब्द मिलके हमेशा एलिमेंट का सिंबल बनता है। क्या बोले भैया बताइए। सर एलिमेंट्स का कोई भी सिंबल बनना है तो उसका कोई एलिमेंट्स का पहला लेटर बनता है या फिर एलिमेंट लेटिन का पहला लेटर मिलकर बनता है। लैटिन जो वर्ड है उसका पहला लेटर बनता है, या पहला लेटर और दूसरा दूसरा लेटर, लेटर ठीक है। जैसे सिंबल जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, एच, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया, एच। फर्स्ट लेटर है इस नाम का जो कि इंग्लिश नेम है। ऑक्सीजन का ओ से शुरू हुआ तो फर्स्ट लेटर ओ है, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया, ओ, पहला लेटर हो गया नाम का, राइट। आगे देखिए कहता है सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम आर टेकन एज सिंबल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस में जो इंग्लिश नाम है उसका, उसी का पहला लेटर को सिंबल बना दिया गया। देयर आर however some elements whose name begin with the same letter। भाई कहता है कुछ और भी एलिमेंट है जिसका नाम इन्हीं के जैसा शब्द से शुरू होता है, जैसे सी से शुरू हो रहा है, तो बहुत सारा ऐसा मतलब एलिमेंट है जिसका लेटर भी सी से शुरू होगा, सी से। एग्जाम्पल, नाम जो है एलिमेंट के, जैसे कार्बन को भी देखिए सी से शुरू हो रहा है, कैल्शियम भी सी से शुरू हो रहा है, क्लोरीन भी सी से शुरू हो रहा है, कॉपर भी सी से शुरू हो रहा है, सारे सी से शुरू हो रहे हैं। ऐसे केसेस में वन ऑफ द एलिमेंट इज गिवन वन लेटर, तो एक एलिमेंट का नाम एक लेटर से दे दो, बट ऑल द अदर एलिमेंट, जो दूसरा अदर एलिमेंट है उसको दो लेटर से नाम देना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा। टू लेटर्स आर द फर्स्ट लेटर, दो लेटर कौन कौन होगा, पहला लेटर होगा और अनदर लेटर उसके बाद दूसरा लेटर होगा, किसका, इंग्लिश नेम का या लैटिन नेम का, जो भी एलिमेंट का है उसका। प्लीज नोट दैट अनदर लेटर मे और मे नॉट बी सेकंड लेटर, अनदर लेटर हो सकता है सेकंड लेटर होगा या नहीं भी हो सकता है, हम गलत बोल दिए, ठीक है। तो सेकंड लेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे सिंबल कार्बन को पहले दे दिया गया कि भैया आप कार्बन है, सी से शुरू हुए, तो इसको सी दे दिया गया, राइट। लेटर फर्स्ट लेटर है नाम का इसका, ठीक है। फिर कहता है फर्स्ट और सेकंड लेटर देखिए किसमें, कैल्शियम में CALCIUM होता है, कैल्शियम में Ca होता है, तो Ca से इसका नाम दे दिया गया क्योंकि कार्बन को पहले ही C दे दिया गया, कैल्शियम को अगर C देंगे तो एक ही हो जाएगा, मैच हो जाएगा। फिर देखो क्लोरीन को, देखो क्लोरीन को CH होना चाहिए, लेकिन CH नहीं देखिए Cl दे दिया क्लोरीन को, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर नाम दे दिया, राइट। सिंबल जो है कॉपर का, देखो COPPER होता है, तो CO होना चाहिए था लेकिन CU दे दिया, क्या नाम दे दिया, कॉपर। फर्स्ट और सेकंड लेटर ऑफ लैटिन नेम क्यूप्रम, पहला लेटर तो इसका ले लिया, और एक कॉपर का एक और लैटिन नाम होता है क्यूप्रम, तो क्यूप्रम में जो सेकंड लेटर था यू, उसको लेके कॉपर का नाम दे दिया, राइट। कोई दिक्कत, तो हमारे पास कार्बन का सिंबल क्या हो गया, C, कैल्शियम का क्या, Ca, क्लोरीन का Cl, और कॉपर का Cu, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए आगे कहता है इट शुड बी नोटेड दैट इन टू लेटर, दो लेटर में सिंबल में द फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा लेकिन सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होता है, बात सही है। केमिकल सिंबल जो होता है कुछ इंपोर्टेंट एलिमेंट का जो डिराइव्ड हो गया है इंग्लिश नाम से दिया गया है, देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन को एस से, हीलियम को एच से, लिथियम को एल से, बोरॉन को बी से, कार्बन को सी से, नाइट्रोजन को एन से, ऑक्सीजन को ओ से, फ्लोरीन को एफ से, नियॉन को एन से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फास्फोरस को P से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, आर्गन को Ar से, कैल्शियम को Ca से, मैग्नीज को Mn से, निकल को Ni से, जिंक को Zn से, ब्रोमीन को Br से, क्रिप्टॉन को Kr से, आयोडीन को I से, बेरियम को Ba से, कोबाल्ट को Co से, C कैपिटल O छोटा, यूरेनियम को U से, राइट, दिया गया है। अब देखिए कहता है ये कैल्शियम एलिमेंट है ना, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है जो कि उसका इंग्लिश नाम का है Ca, है ना। ये सोडियम एलिमेंट है जिसका Na होता है ना। सोडियम को SODIUM लिखते हैं लेकिन Na इसका सिंबल है, क्यों, क्योंकि ये लैटिन नेम इसका होता है नाइट्रियम, किसका, सोडियम का नाम। दिस इज पोटेशियम एलिमेंट, ये पोटेशियम एलिमेंट है, इसका सिंबल पोटेशियम को पी से दिखाना था लेकिन के होता है इसका सिंबल, जिस क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नेम कैलियम होता है जिसका के ले लिया, राइट। कोई दिक्कत बाबू। आगे देखिए इन आवर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वी यूज इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का इंग्लिश नेम यूज करते हैं। सो वी आर नॉट फैमिलियर विद द लैटिन नेम्स, इसलिए हम लोग को जान पहचान किससे परिचित, हम किससे नहीं है, लैटिन नेम से, एलिमेंट का। मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन, अधिकांश जो कंफ्यूजन होता है हम लोग परेशान होते हैं, देयरफॉर इसलिए होता है कि अराइजेज इन द सिंबल डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट, कि बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका लैटिन नेम का सिंबल दिया गया है। प्लीज नोट दैट फॉलोइंग सिंबल्स केयरफुली एंड ट्राई टू रिमेंबर देम करेक्टली, भाई नाम दिया गया है, सिंबल दिया गया है, उसका लैटिन नेम दिया गया है, उसको याद रखिए, है ना। इनका डिराइव्ड लैटिन नेम जो है एलिमेंट का दिया गया है, देखिए सोडियम को Na है तो इसका लैटिन नेम नाइट्रियम की वजह से Na पड़ा है, राइट। पोटेशियम के है तो कैलियम की वजह से के पड़ा है, राइट। आयरन Fe होता है तो फेरियम फेरम होता है लैटिन नेम। कॉपर का Cu क्यूप्रम होता है, सिल्वर का Ag होता है, अर्जेंटेनम होता है, राइट।
फिर उसके बाद गोल्ड का एयू होता है, ऑडम होता है गोल्ड का नाम लैटिन में, राइट। मरकरी को एचजी कहते हैं, हाइड्राजीरियम कहते हैं इसको, राइट। लेड को पीवी कहते हैं, प्लम्बम कहते हैं, और टीन को एसन कहते हैं, स्टेनम कहते हैं, राइट। इसीलिए इसका एस और ला देखो एन यहाँ ले लिया गया, फोर्थ लेटर। प्लम्बम लेड का देखो पी ले लिया गया और बी ले लिया गया, हाइड्रो मरकरी के एच ले लिया गया और जी ले लिया गया, राइट। ये सब लैटिन नेम भी याद कीजिए, इसका सिंबल भी याद कीजिए, राइट। आगे देखिए, कहता है दिस इज लेड, ये लेड है, राइट। इट इज एन एलिमेंट व्हिच इज क्लासिफाइड एज मेटल, ये लेड एक मेटल एलिमेंट है। सिंबल जो है लेड का पीबी होता है, क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम प्लम्बम है, राइट। लेड इज अ मेटल हैविंग वेरी हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, यानी वेटेड मेटल होता है। 11.35 kg per meter क्यूब होता है। The very high density of lead enables it to stop dangerous radiations from radioactive materials. अब जानते हैं बहुत सारे रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होता है जो रेडिएशन क्रिएट करता है, राइट। तो उस जैसे रेडिएशन से बचने के लिए हम लोग लेड का यूज करते हैं। ये जो देख रहे हैं स्टाफ वर्क कर रहा है एक्सरे डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल के लेबोरेटरी में, ये रेडियोएक्टिव मटेरियल का बना हुआ हैंडल्ड है इसके पास, है ना। रेडियोएक्टिव मटेरियल्स आर हैंडल्ड, वियर जैकेट्स कंटेनिंग लेड, इसके अंदर देखो रेडियोएक्टिव हैंडलिंग का हैंडल कर रहा है काम, मतलब घर के अंदर रेडियोएक्टिव रेज वगैरह है, राइट। तो वहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्या पहना हुआ है, देखो एक तरह का जैकेट पहना है। ये जैकेट रेडियो एक्टिव मटेरियल का सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है लेड, किससे? रेडियो एक्टिव मटेरियल से, राइट। हार्मफुल जो इफेक्ट रेडिएशन का होता है उससे बस मतलब रोकता है, इसलिए तुम देख सकते हो हॉस्पिटल वगैरह में सब पहने रहता है, तो राइट। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं आजकल जो नाम और सिंबल है न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट का, अभी नया नया जो डिस्कवर्ड हुआ है एलिमेंट उसका, अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, किसका नाम है? आईयूपीएसी। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम का एक संस्था है जो पूरा दुनिया में जितना भी एलिमेंट है उसका खोज होता है उसके बारे में नामकरण करती है। इसका काम है नामकरण करने का। जैसे हिंदू संस्कार में, हम लोग के संस्कार में नामकरण संस्कार एक तरह का होता है जिसे नाम रखा जाता है पूजा पाठ को, राइट। उसी प्रकार पूरी दुनिया में एक एलिमेंट से डिस्कवर हो रहा है, एलिमेंट का नाम रखेगा, जिसका नाम रखने का एक मेथड है नामकरण का, उसको बोलते हैं आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। समझ में आया? अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इससे पहले कि हम एटॉमिक मास देखें, हम कुछ जो है आप लोग को सीरीज में देंगे याद करने के लिए फॉर्मूलाज एलिमेंट्स के, उसको आप याद रखिए। और नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोस्टली का, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाके खरीद सकते हैं और उसको याद करने का कष्ट प्रदान करें, राइट। चलिए लाइए लिख देते हैं हम आपको सिंबल। देखिए हम कुछ सिंबल देंगे, आपको याद रखना है। एक नंबर में सीरीज में आपको लगातार 20 एलिमेंट का नाम याद करना और उसका सिंबल भी 4 5 6 7 8 9 10, राइट। पहला पे हाइड्रोजन, क्या नाम है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। दूसरा क्या होगा? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच, हीलियम का एच ई, लिथियम का एल आई, बेरिलियम का बी ई, बोरोन का बी, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का एफ। एफ ही नहीं होता है, आयरन का होता है। नाइट्रोजन का एन ही होता है, ठीक। ये क्या था, एक से लेकर के बोलेंगे, हम बोलेंगे हाइड्रोजन तो हम बोले एक तो बोलना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तुम ऐसे बोलोगे हाइड्रोजन एक, हीलियम दो, लिथियम तीन, बेरिलियम चार, बोरोन पांच, कार्बन छह, नाइट्रोजन सात, ऑक्सीजन आठ, है ना, ठीक ना। उसके बाद आपको याद भी करना, हम बोलेंगे हाइड्रोजन का सिंबल तुम बोले एच, लिथियम का सिंबल एल आई, ठीक ना। तो ठीक है, एल आई होता है कैपिटल, ठीक है। अब देखिए 10 तक हो गया, अब 11 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 11 में क्या होता है? सोडियम, क्या होता है? सोडियम। 12 में क्या होता है? पोटेशियम, सॉरी 12 में सोडियम में अगर मैग्नीशियम 12 होता है भाई, हम भी गड़बड़ा जाते हैं। एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16,
क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम, राइट। तो सोडियम क्या होता है Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का S, सिलिकॉन, फास्फोरस का E, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Al, पोटेशियम K, कैल्शियम C, राइट। तो ऐसे याद करना, हाइड्रोजन, हीलियम, तो लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन 0, फास्फोरस 17, क्लोरीन, ठीक ना। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। आपको 1 से लेकर 20 तक सीरीज है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यानी एटम का मास कैसे निकलता है। एटम तो सबसे छोटा कण होता है। एक्चुअल मास जो है तो एटम एलिमेंट का इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि आप सोच ना सके। फॉर एग्जाम्पल 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहला एलिमेंट कौन होता है, हाइड्रोजन। सबसे छोटा एटम भी उसी का होता है। इसके पास मास 1.673 × 10⁻24 ग्राम है, मतलब इतना ग्राम होता है। इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज सच ए स्मॉल एंड कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स इन आवर कैलकुलेशन। तो अगर कैलकुलेशन करने जाओगे इतना लिखोगे तो लिखते रह जाओगे, राइट। इसीलिए नेसेसरी है डिफाइन करना एटॉमिक मास इस तरह से दैट वी गेट सिंपल फिगर, ताकि हमको सिंपल फिगर दिखाई दे और कैलकुलेशन आसान हो जाए। कहता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, तो कहता है कि यदि आपको समझना है कि अभी प्रेजेंट डेफिनेशन क्या है एटॉमिक मास का, वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ कार्बन 12 एटम। तो सबसे पहले हमको मतलब जानना है ये कार्बन 12 C12 एटम क्या होता है। देखिएगा, इसको कार्बन 12 एटम कहते हैं। कार्बन 12 एटम इज दैट एटम, वह एटम होता है कार्बन का जिसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। वापस कार्बन 12 एटम जो होता है, कौन सा एटम, कार्बन 12 एटम जो होता है, ये क्या होता है कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम जो होता है बाबू, ये एटम होता है कार्बन का। एटम किसका है, कार्बन। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट। एलिमेंट का क्या है, एटम। और उसके पास क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे अंदर का घर, किसी भी एटम का अंदर का घर। कॉपी दीजिए, कहाँ ध्यान रहता है तुम लोग का पता नहीं। हमारे पास मान लो ये एटम है, क्या है, एटम। सही है। इस एटम के अंदर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर एक कार्बन का एटम है, मान लो क्या है, कार्बन। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। देखिए अब कहता है इस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, ठीक। कोई दिक्कत, तभी देखो कार्बन 12 का मतलब क्या है, 6 + 6 12, सही है ना। आइए सो दैट इसका मास नंबर कितना हो जाए, 12 हो जाए, यानी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन किसका है, न्यूक्लियस में, कार्बन का। कार्बन 12 atom has been assigned in an atomic mass of exactly 12 atomic mass unit। कार्बन 12 एटम को हम लोग मान लिए हैं और उसको असाइन किया गया है एटॉमिक मास जिसका एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। एटॉमिक मास यूनिट वाज अर्लियर रिटन इन शॉर्ट एज AMU। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग पहले लिखते थे AMU, राइट। बट दीज डेज एटॉमिक मास यूनिट इज डिनोटेड बाय लेटर U, ठीक है। लेकिन आजकल जो है इसको स्मॉल लेटर U से दिखाते हैं, पहले AMU से दिखाए थे। This means that carbon 12 atom has been assigned an atomic mass of exactly 12 U। इसका मतलब है कि कार्बन 12 एटम का एटॉमिक मास कितना है, एग्जैक्टली 12 U के बराबर, क्योंकि इसमें 12 एटम है तो एक एटॉमिक मास का 1 U, तो 12 का 12 U, ठीक। सिंस कार्बन 12 atom has been assigned, कार्बन 12 atom has been assigned an atomic mass of 12 atomic mass unit। तो कार्बन 12 को हम क्या पढ़ते हैं, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, इसीलिए एटॉमिक मास यूनिट शुड बी इक्वल टू, तो एक एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कौन कौन नहीं समझा यहाँ बताओ फटाक से, क्या नहीं समझे, जो पढ़ा है पूरा नहीं समझा, नहीं, यहाँ पर ये क्या नहीं समझा, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है, कि एटॉमिक मास इक्वल टू कितना है। क्या है एटॉमिक मास, अभी तो एटॉमिक मास बताया नहीं, हम तो कार्बन 12 एटम समझा रहे हैं। कार्बन 12 एटम समझा, क्यों नहीं समझा, कहाँ ध्यान रहता है। देखिए कार्बन 12 एटम का मतलब होता है
कि कार्बन नाम का एक हमारे पास एलिमेंट, उसके न्यूक्लियस में यानी उसके अंदर में एक घड़ होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। हाँ, उस न्यूक्लियस में 12 टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। कैसे? 12 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। कैसे? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो गया। अब जो है एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग एएमयू से पहले दिखाते थे, अब यू से दिखाते हैं। तो 12 उसके पास एटम है कार्बन 12 के पास, तो हम इसको लिख दिए कि 12 यू के बराबर इसका है ना मास नंबर होगा। ठीक। अब कार्बन 12 एटम जो है ना वो लगभग हम कह सकते हैं कि 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 1/12। टोटल 12 के बराबर है तो एक का वैल्यू कितना होगा? 1/12। सही है, तो यही बोल रहा है। तो 1/12 किसका? कार्बन 12 एटम का। राइट। मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 112 होता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो 1 यू जो होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सही है। अब कहता है one atomic mass unit 1U is exactly defined as 1/12 of the mass of carbon atom. One atomic mass unit 1U is defined as exactly 1/12 यानी 1/12 the mass of an atom of carbon 12. कार्बन 12 के एक एटम को 12 से डिवाइड कर दीजिए तो वही 1U के बराबर आ जाता है। इस डिस्कशन से क्या क्लियर है दैट कि पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास है, उन सारे एलिमेंट का क्या निकालना है? एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है? एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, ध्यान से रखिए, एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो कहता है द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज टेकन टू बी स्टैंडर्ड। तो सबका निकालने के लिए कार्बन 12 एटम को ही स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में लेंगे, जिसका हैविंग ए वैल्यू ऑफ 12 यूनिट ऑन द एटॉमिक मास स्केल, जिसका वैल्यू कितना होता है? 12 यूनिट के बराबर। ठीक है, कहता है atomic masses of all the elements are determined by comparing the mass of their atom with the mass of carbon 12 atom। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है आपको कंपेयर करना पड़ेगा उसके एटम को कार्बन 12 के मास के एटम से, एटम के मास से। इस पॉइंट को माइंड में रख के अब हम डिफाइन करने वाले हैं एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का। कैसे? देखिए, कहता है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या Atomic mass of an element. is the relative mass of its atom Its relative mass of an atom. as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 unit। मतलब एटॉमिक मास जो होता है किसी एलिमेंट का वो रिलेटिव मास होता है, उसके एटम का ही रिलेटिव मास होता है। किसके कंपेयर में? कार्बन 12 के जो एटम होता है उसके मास के कंपेयर में, जिसको हम 12 यूनिट लेते हैं। एटॉमिक मास जो होता है एलिमेंट का वो इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम्स एक एटम जो है किसी एलिमेंट का भारी है कार्बन एटम के 1/12 के। ठीक, किसी भी एटम का एलिमेंट का एटम होता है उस एटम का मास देखते हैं कंपेयर करके कि मास ऑफ कार्बन 12 के डिवाइडेड बाय 12 के कितना ज्यादा भारी और कितना ज्यादा हल्का। एग्जाम्पल देखिए, ये मैग्नीशियम एलिमेंट, ठीक, मैग्नीशियम मेटल का एलिमेंट है ना, मैग्नीशियम मेटल है इन द फॉर्म ऑफ रिबन, एक पट्टी के रूप, फीता के रूप में। राइट, वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम। तो एक एटम जो होता है मैग्नीशियम का 24 गुना भारी होता है किससे? कार्बन 12 के 1/12 एटम से। राइट, तो एटॉमिक मास मैग्नीशियम में कितना हो गया? 24 यू, क्योंकि कार्बन के एक एटम का 12 करने के बाद मतलब 1/12 ऑफ कार्बन एटम जो है 1/12 ऑफ कार्बन एटम का 24 गुना है, इसलिए उसका मैग्नीशियम में कितना हो गया एटॉमिक मास? 24। चलिए एग्जाम्पल के रूप में अब देखिए, देखिए कहता है, ध्यान से देखिएगा बाबू, कहता है एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 यू है, इंडिकेट करता है कि एक एटम जो मैग्नीशियम का है 24 टाइम्स भारी से 1/12 ऑफ कार्बन एटम से। ये क्लियर हुआ क्या कि प्रेजेंट स्टैंडर्ड जो है, प्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉर द एटॉमिक मास, आजकल एटॉमिक मास का जो स्टैंडर्ड है इस कार्बन 12 एटम का व्हिच हैज बीन असाइंड इन एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास में असाइंड है एग्जैक्टली 12 यू के बराबर है। एटॉमिक मास जो है कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का दिया गया है, देखिए ध्यान से क्या कहता है। एटॉमिक मास ऑफ कुछ कॉमन एलिमेंट, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना,
देखो हाइड्रोजन का एक है, याद करना है आपको इसे। हाइड्रोजन का एक, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 30.5.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, आयरन का 56, कॉपर का 63.3। ये पाया गया एक्सपेरिमेंट से कि मास जो है कार्बन 12 एटम का इतना होता है 1.9926 10⁻23 ग्राम, -23 ग्राम। अगर इसको डिवाइड करें 12 से तो हम लोग को मिलेगा कितना, एक एटॉमिक मास यूनिट, सही। तो ये हो जाएगा 1.66 इन 0.10⁻24 ग्राम, राइट। इसका मतलब है कि एक्चुअल मास जो है एटॉमिक मास इतना है, 1 U बराबर कितना हो गया 1.6605 10⁻24 ग्राम, राइट। इस बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास के वैल्यू का यूज करना हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक्चुअल मास, एब्सोल्यूट मास किसका, ऑफ द एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का। बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन, इसको खत्म करें, ये अच्छा होगा जानने के लिए। नोट द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल का क्या वैल्यू है, यानी हाइड्रोजन के H लिखते हैं तो H का मतलब क्या क्या है, वो क्या क्या बता सकता है, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है सिंबल का, एलिमेंट का। सिंबल रिप्रेजेंट करता है नाम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन पता चल गया। सिंबल रिप्रेजेंट करता है एक एटम को, H लिखा है यानी एक हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक। अगर H2 है तो दो हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक। और दो हाइड्रोजन एटम मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है। देखो जैसे H लिख दिए, ठीक है, क्या लिख दिए, ये क्या दिखाया है, पहला बात तो ये दिखाया नाम हाइड्रोजन है, दूसरा ये दिखाया कि एक एटम हाइड्रोजन का है, तीसरा सिंबल रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ एटम, एटम का 1 मोल, जो हाइड्रोजन एटम है उसका 1 मोल है ये। दैट इज सिंबल आल्सो रिप्रेजेंट, यानी ये दिखा रहा है कि 6.022 इन 10⁻23 एटम है एलिमेंट का, मतलब इसके अंदर इतना एटम्स होगा, ये सब सिंबल दिखाता है। सिंबल रिप्रेजेंट करता है डिफिनिट मास एलिमेंट का, इक्वल टू एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, यानी ये डिफिनिट मास ही बताता है। जैसे एग्जांपल है, आपके पास एक सिंबल है कार्बन सी, तो सी से पता चल गया कि कार्बन है, सी से पता चल गया कि एक एटम है कार्बन का, सी से पता चला कि एक मोल है कार्बन एटम का, यानी इसके अंदर इतना एटम्स होगा। नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा कार्बन का 6.02 10⁻23। ये कौन दिया था, एवोगाड्रो, कौन दिया था। सिंबल सी रिप्रेजेंट करता है कि भाई कार्बन है, कार्बन का देखो एटॉमिक मास कितना है 12, इसे सी से, एक सी से पता चलेगा कि 12 ग्राम है कार्बन, क्योंकि एटॉमिक मास है कार्बन का, एक्सप्रेस करते हैं ग्राम, राइट। एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान में देने वाली बात इंपॉर्टेंट है। क्या सर एटम ऐसे ही मिल जाता है कार्बन, ध्यान से देखिए। एटम्स ऑफ ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड नोबल गैस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा are chemically unreactive and exist in free state single atom. Atoms of most of the element are chemically very reactive and do not exist in free state as single atom. Atoms usually exist in two ways. ठीक, देखिए ध्यान से, कहता है कुछ नोबल गैस है। नोबल गैस क्या होता है, एक ऐसा गैस जो किसी के साथ रिएक्शन, एक ऐसा एलिमेंटल फॉर्म या ऐसे गैसियस फॉर्म, यानी ऐसा मतलब पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट जो किसी के साथ रिएक्शन, जब किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो आजाद होगा, अकेला घूमेगा। वो क्या करता है, अकेला घूम करता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, एज इट इज पाया जाता है, जैसा तुम देखते हो वही है उसका नेचुरल रूप, राइट। क्योंकि वो अनरिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन करता ही, तो कहता है उस सिंगल एटम से मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जितना भी एलिमेंट है वो सारा वेरी रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है फ्री स्टेट में, सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कितने तरीका से एग्जिस्ट कर सकता है, दो तरीका से। पहला है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस के फॉर्म में। चलिए देखते हैं, जब एटम फॉर्म करता है मॉलिक्यूल से आयंस, एटम क्या फॉर्म करता है मॉलिक्यूल से, तो ये स्टेबल बन जाता है। स्टेबल क्यों बनता है, बिकॉज इन डूइंग सो दे एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैस, ऐसा इसलिए बन जाता है। अच्छा बताओ, किसी भी आदमी को घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, जिसके पास गाड़ी हो घूम सकता है, तुम्हारे पास भी गाड़ी होगी तुम भी घूम सकते हैं। इसका मतलब तुम कैसे घूमने लगोगे, जैसे दूसरी गाड़ी वाला घूमता है। नोबेल गैस के पास समझ लो गाड़ी है, नोबेल गैस के पास गाड़ी है, वो घूम रहा है, उसको रोक नहीं सकता, सही है, आराम से वो मजा ले रहा है जिंदगी का, ठीक। उसके साथ कोई टकराने वाला नहीं। पूरा सोच लो धरती पर मान लो कि नोबेल गैस है, कितना है नोबेल गैस है, जो भी नोबेल गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, 6 है ना। ये नोबेल गैस जो है ये 6 के 6 आजादी से घूम रहा है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। अगर किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है तो जो दूसरा एटम्स है, दूसरा एलिमेंट का जो एटम्स है, वो चाह रहा है कि हम भी नोबेल गैस जैसा बन जाए। ऐसे इसी के लिए वो क्या करता है, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ताकि उसको क्या मिल जाए, जितना स्टेबल कौन है नोबेल गैस, उसी के जैसा स्टेबिलिटी इसको भी मिल जाए। स्टेबिलिटी मिल गया तो ये अपना ये भी आजादी से घूमा।
मॉलिक्यूल्स और आयंस स्टिक टुगेदर, आपस में मतलब जुड़ जाता है लार्ज नंबर टू फॉर्म, बहुत बड़े नंबर में, और फॉर्म कर लेता है अलग अलग टाइप के मैटर जो हमारे पास है। जितना ही मैटर है ये सब मॉलिक्यूल से आयन से बनता है। द वी कैन नॉट सी देम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स को देख नहीं सकते आयंस को अपने आंख से। तो हाउ एवर सी द वेरी सब्सटेंस विच आर बिग कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो समझ लो कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपस में कंबाइन किए होंगे, आयंस कंबाइन किए होंगे, तब ये कॉपी किताब हम तुम कपड़ा लत्ता सब कुछ बना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल एट आयोडीन मॉलिक्यूल को हम देख नहीं सकते हम आँख से, लेकिन तुम जानते हो कि बहुत सारा करोड़ों अरबों आयोडीन मॉलिक्यूल मिला तो एक जो है हमारे हाथ में नमक का एक कण आता है, वेरी स्मॉल, बट वी कैन सी आयोडीन क्रिस्टल एज वायलेट कलर्ड सॉलिड बिकॉज, लेकिन हम आयोडीन क्रिस्टल को देख सकते हैं, तो आयोडीन आयोडीन क्रिस्टल है, नमक नहीं है ये, वो सोडियम क्लोराइड होता है, आयोडीन जो नमक में पाया जाता है उसका क्रिस्टल है, राइट, बिकॉज इस कलेक्शन ऑफ बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आयोडीन, इसके अंदर मिलियंस ऑफ आयोडीन होते हैं, राइट, molecules held together आपस में। Similarly, we cannot see the individual sodium ions, हम सोडियम आयंस को भी नहीं देख सकते हैं और क्लोराइड आयंस को भी नहीं देख सकते हैं Cl माइनस को, लेकिन हम सोडियम और क्लोरीन से जो मिलके बनता है कंपाउंड जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, व्हाइट पाउडर के रूप में ये मिल जाता है, मिलियंस ऑफ सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस को आपस में जोड़ने पर नमक मिल जाता है। तो एक कण, तो जो एक दाना भी अगर हमारे पास नमक का है तो मिलियंस ऑफ क्या मिला होगा उसके अंदर, आटम्स मिला होगा, किसका, सोडियम और क्लोरीन का, राइट, आयंस, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मिला होगा। ये आयंस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, सब देखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स और आयंस को डिटेल में वन बाय वन। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है ये मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है। इलेक्ट्रिकली मतलब न्यूट्रल मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों कंबाइंड होकर क्या बन गया, जीरो, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है, दो या दो से ज्यादा एटम्स का जो केमिकली आपस में बॉन्ड बनाता है। द फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। मान लीजिए ये भी एटम है कार्बन का, ये भी कार्बन का एटम है, दोनों जुड़ गया है ना, जुड़ने से जो इसके बीच जो बंधन है वो बंधन को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। 10 एक कॉम्बिनेशन बॉन्ड मतलब जैसे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को पकड़ के रखने का जो बंधन होता है, रस्सी से बांधा होता है, उसी को बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड नहीं बॉन्ड, ठीक है। आइए देखिए, तो कॉम्बिनेशन जो होता है एटम्स को उसी को मॉलिक्यूल कहते हैं। जब दो एटम आपस में जुड़ेगा तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, ठीक है। वी नो दैट एटम्स जो होता है ज्यादातर एलिमेंट का बहुत रिएक्टिव होता है और इसीलिए फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता, यानी सिंगल स्टेट में मिलेगा। दिस इज नॉट सो विद दिस इज नॉट सो विथ मॉलिक्यूल्स, लेकिन मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा नहीं है। एटम्स तो फ्री स्टेट में नहीं पाया जा सकता, लेकिन मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में पाया जा सकता है। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी स्टेबल, कि वो स्टेबल होता है, एटम से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। दिस गिव्स अनदर डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इससे एक और डेफिनेशन मिल गया है ना, क्या, किसका, मॉलिक्यूल का। इसको लिख सकते हैं क्या, ये मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सब्सटेंस का, एलिमेंट का या कंपाउंड का, व्हिच हैज प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसके पास प्रॉपर्टी वो सब्सटेंस का होता है, एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी चीज का, कोई भी चीज हमारे पास है ना, उसका सबसे छोटा पार्टिकल कौन होगा, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो फिर क्या मिलेगा, एटम, फिर एटम को फर्दर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आया, आइए, तो मान लीजिए कोई सब्सटेंस का सबसे छोटा कण क्या हो गया, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो हमारे पास इतना सामान एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो कहता है, और वो फ्री स्टेट में मिल जाता है। अच्छा, जिसका मॉलिक्यूल उसी का प्रॉपर्टी शो करेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी शो करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन का प्रॉपर्टी शो करेगा। मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या तो एटम के कॉम्बिनेशन से, या सेम एलिमेंट के, या डिफरेंट एलिमेंट के बन सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दिस, इसके ऊपर डिपेंडेंसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल एलिमेंट के हो सकते हैं और मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड के हो सकते हैं। कैसे, एलिमेंट के, अगर एक ही एलिमेंट का दो एटम आपस में मिला तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो जाएगा, और दो अलग अलग एलिमेंट के मॉलिक्यूल एटम आपस में मिले तो कंपाउंड हो जाएगा। सेम, तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल, और अगर दो अलग अलग एलिमेंट का एटम आपस में मिलेगा तो कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपाउंड, मतलब दोनों अलग अलग था, अलग अलग घर से आया मिल गया, कंपाउंड हो गया। और सेम है तो एलिमेंट, एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट का एटम होगा, और एटम का एलिमेंट का एटम मिलेगा आपस में तो एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल होगा। और जब वो अलग अलग एटम का एटम मिलेगा अलग अलग एलिमेंट का तो कंपाउंड का निर्माण करेगा। समझ रहे बात, समझ रहे बात को, चल तो दिक्कत देखिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, देखिए कहता है, क्या कहता है,
मॉलिक्यूल जो होता है एलिमेंट का वो कंटेन करता है 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर एटम्स, एक ही तरह का एटम जो केमिकली कंबाइंड होता है आपस में। मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का कंटेन करता है, क्या उसके अंदर होगा 2 या 2 से ज्यादा एक ही तरह का एटम, क्योंकि एक ही एलिमेंट का ना है और वो केमिकली कंबाइंड हो जाता है। एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब 2 हाइड्रोजन का एटम आपस में कंबाइन करेगा और इसे हम लोग लिख देंगे H2, क्योंकि H और H मिलके ही ना H2 बना होगा, है ना? तो हाइड्रोजन का एटम मिला, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। ठीक है? फिगर 22A में दिखाते हैं। हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस के पास H2 मॉलिक्यूल्स होता है ना? एंड नॉट अ सिंगल एटम्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं होता है, H2 मॉलिक्यूल्स होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 है, इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डाई एटॉमिक मतलब डाई का मतलब होता है 2 और एटॉमिक मतलब एटम, यानी 2 हाइड्रोजन का एटम मिलेगा तो डाई एटॉमिक होगा, 3 मिलेगा ट्राई एटॉमिक होगा, राइट? समझ में आया? इट कंटेन्स 2 एटम पर मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन का एटम होगा, 2 हाइड्रोजन का एटम होगा। समझ में आ रहा है? बोलो। चलिए, अब देखो सिमिलरली नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करता है N2 मॉलिक्यूल्स में, मतलब इसमें भी नाइट्रोजन का 2 एटम होगा, राइट? ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है, यानी इसके भी अंदर ऑक्सीजन का 2 एटम होगा। क्लोरीन भी डायटोमिक है, देखो ये भी डायटोमिक है, ये भी डायटोमिक है। ये Cl2 मॉलिक्यूल्स है, यानी क्लोरीन का इसमें 2 एटम होगा, राइट? चलिए, ब्रोमीन एलिमेंट जो कि एक लिक्विड है, ये Br2 मॉलिक्यूल्स होता है। आयोडीन एलिमेंट जो कि एक सॉलिड है, ये I2 मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। देखिए, अब कहता है, अब से देखो हाइड्रोजन के पास 2 मिला, नाइट्रोजन भी 2 मिला, ऑक्सीजन भी 2 मिला, क्लोरीन भी 2 मिला। ओजोन है, ओजोन के पास 3 ऑक्सीजन होता है जिसमें कंबाइन होगा। ओजोन एग्जिस्ट करता है O3 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, इसके पास 3 क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, 3 एटम्स होते हैं। तो ओजोन में कितना एटम होता है? 3 एटम्स होता है, तो O3 मॉलिक्यूल्स है। फास्फोरस के एलिमेंट के पास 4 फास्फोरस एटम कंबाइन होगा, तो फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 में मॉलिक्यूल में। सल्फर, सॉलिड सल्फर जो होता है उसके पास 8 सल्फर एटम होता है जो आपस में ज्वाइन करता है, तो सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 मॉलिक्यूल में। नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एग्जिस्ट करता है सिंगल एटम में, जैसे हीलियम He होगा, एनी नियॉन होगा, आर्गन Ar होगा, क्रिप्टॉन क्या, ये सब नोबल गैस है, इसको डायटोमिक होने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल एटम में एग्जिस्ट करता है, राइट? सो देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर जस्ट सेम, तो इसका एटम लिखिए या मॉलिक्यूल लिखिए, दोनों सेम होगा। ज्यादातर एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट करता है सॉलिड में, उसके पास लार्ज क्लस्टर ऑफ एटम्स होता है। सॉलिड मतलब सॉलिड होता है, क्लस्टर मतलब होता है एक के ऊपर एक लेयर होता है, राइट? जिसको हम लोग कहते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स, क्या कहते हैं? और वेरी बिग मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल, सारे मेटल्स जिसके अंदर जो जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रिपेयर्ड बाय देयर सिंबल्स, वो सिंबल्स के द्वारा प्रिपेयर्ड, कैसे? एग्जांपल, मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब रिप्रेजेंट किया जाता है Na, Mg, Al, Fe से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन। एंड दे डू नॉट हैव सेपरेट फॉर्मूला, का कुछ नहीं। कार्बन एटम एक सॉलिड नॉन मेटल है जो कि ऑल्सो उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, C से। प्रॉपर्टी जो है सॉलिड एलिमेंट का, कार्बन नॉन मेटल है, याद रखना। प्रॉपर्टी जो है सॉलिड एलिमेंट का आर नॉट ड्यू टू देयर सिंगल एटम्स, वो प्रॉपर्टी जो है सॉलिड एलिमेंट का वो सिर्फ सिंगल एटम्स के वजह से नहीं है, वो बिग क्लस्टर जो बनता है एटम्स का उसके वजह से, राइट? अब हम एटोमिसिटी डिस्क्राइब करने जा रहे हैं एलिमेंट का। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। अच्छा बताओ, कोई मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उस मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है, उसका नंबर जो एलिमेंट का है वही एटोमिसिटी होता है। मतलब एटोमिसिटी जो है कॉमन एलिमेंट का डिस्कस। देखा, नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन के पास एक एटम है जिसका एटोमिसिटी कितना हुआ? 1। ठीक है, तो अब जितना भी नोबल गैस है जो इनर्ट है, जो कभी रिएक्शन, उसका एटोमिसिटी कितना है? ठीक है, इसीलिए इसको नोबल गैस को हम लोग मोनो एटोमिक कहते हैं। मोनो का मतलब एक, एटोमिक का मतलब एक एटम वाला, ठीक? उसके पास एक एटम, सही है। एटोमिसिटी मेटल जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इस सब का भी 1 है, क्योंकि ये Na, Fe, Al में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसका मॉलिक्यूल लिखिए चाहे एटम, सेम है, ठीक? एक ही एटम है इसमें, या वही मॉलिक्यूल फॉर्म का हो या एटॉमिक फॉर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसको मोनो एटॉमिक इसको भी कहते हैं, तो एटोमिसिटी जो है कार्बन एलिमेंट का भी 1 है, तो कार्बन भी मोनो एटॉमिक हुआ, ठीक है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के पास देख तो 2 एटम है इसके मॉलिक्यूल में, एटोमिसिटी इसका कितना हुआ? 2। ठीक है, तो एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है
ये डायटोमिक है क्योंकि इसके पास 2 एटम्स होते हैं। कहाँ? इसके मॉलिक्यूल में। ओजोन के पास 3 एटम है। एटोमिसिटी ओजोन का कितना हुआ? इसको ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, सही है बाबू। चलिए, फास्फोरस के पास 4 एटम, इसका एटोमिसिटी कितना हुआ? 4। फास्फोरस को हम लोग कहते हैं टेट्रा एटोमिक। क्या कहते हैं? रेड फास्फोरस है, माचिस की तीली में यूज होता है, राइट। येलो फास्फोरस है, पानी के अंदर रखा जाता है। मॉडल जो है फास्फोरस का देखो 1 2 3 4 है ना। फास्फोरस एटम 4 एटम मिलके एक फास्फोरस मॉलिक्यूल बनाता है। सॉलिड सल्फर जो होता है एसिड, इसके पास 8 एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में। एटोमिसिटी सल्फर का कितना हुआ? 8। सल्फर को हम लोग ऑक्टा एटोमिक कहते हैं। अब देखो ये सब क्या था? एलिमेंट का मॉलिक्यूल क्या था? अब देखने जा रहे हैं कंपाउंड का मॉलिक्यूल। किसका? देखो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड का उसके अंदर कंटेन होता है 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर। भाई अलग अलग एलिमेंट तो अलग अलग एटम, तो दोनों अलग अलग एटम का एलिमेंट का एटम मिलेगा तो कंपाउंड का एलिमेंट बनेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड है। क्या है? मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन का स्पेशल कहते हैं, कंटेन करता है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। एक हाइड्रोजन का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है। अब देख सकते हैं 29 फिगर में है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम, राइट। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। वाटर भी एक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर H2O फॉर्मूला है जो कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। 29 में देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके 2 इसके एलिमेंट अलग, ये एलिमेंट अलग, कंपाउंड बना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो भी कंपाउंड है क्योंकि इसका ये मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स है, कार्बन से और ऑक्सीजन से, राइट। देखिए कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, CO2। कुछ एग्जाम्पल भी है मॉलिक्यूल के, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, मीथेन CH4, अमोनिया NH3। प्लीज नोट दैट कंपाउंड जो कि कंसिस्ट करता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में उसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सब मॉलिक्यूलर कंपाउंड है क्योंकि 2 अलग अलग एलिमेंट का एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाया तो मॉलिक्यूल बना कंपाउंड का, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, आयंस नहीं मॉलिक्यूल्स, ठीक। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? एक केमिकल फॉर्मूला बताता है कंपोजिशन, संरचना बताता है मॉलिक्यूल का, जो भी सब्सटेंस का है, इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसके सिंबल के टर्म्स में एक फॉर्मूला बताता है कि कैसे उसका बनावट है। केमिकल फॉर्मूला बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। फॉर्मूला कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड, फॉर्मूला एलिमेंट का भी हो सकता है या कंपाउंड का भी। चलिए फॉर्मूला एलिमेंट का देखते हैं पहले। केमिकल फॉर्मूला जो होता है एलिमेंट का वो स्टेटमेंट होता है उसके कंपोजिशन का, उसके मॉलिक्यूल के द्वारा, इन विच सिंबल टेल्स अस द एलिमेंट एंड द सबस्क्रिप्ट लोअर फिगर टेल्स अस हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जिसमें सिंबल बताता है कि कौन एलिमेंट है और उसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट 2 3 लिखा रहता है वो बताता है कि कितना उसका एटम्स मिला है ना, एक मॉलिक्यूल में। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट के पास जानते हैं 2 हाइड्रोजन एटम रहता है। हाइड्रोजन एटम का एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम रहता है। देयरफॉर हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं ना, ये हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एलिमेंट का है और 2 बताता है कि 2 हाइड्रोजन एटम, राइट। देखो ये है ना, 2 व्हाइट बॉल्स है हाइड्रोजन का, H2 से दिखाते हैं, सही है। अब देखिए फॉर्मूला जो हाइड्रोजन का H2 है, फिगर 2 बताता है कि 2 इंडिकेट करता है कि 1 मोल हाइड्रोजन में 2 एटम हाइड्रोजन का है ना। 2H देखो प्लीज नो दैट 2H रिप्रेजेंट करता है 2 सेपरेट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए कहता है अगर 2H लिखा है ना कभी, इसका मतलब होता है 2 अलग अलग एटम है हाइड्रोजन का, 2H का मतलब, इस 2H का मतलब। लेकिन अगर H2 लिखा है तो ये एक मॉलिक्यूल दिखाता है हाइड्रोजन का। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा बाबू आपके पास। देखो फिर 2H2 रहेगा, इसका मतलब रिप्रेजेंट करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का ये तो एक ही मॉलिक्यूल ना हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 पार्ट, यानी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन एटम। लेकिन H2 का मतलब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, राइट। उसी प्रकार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ऑक्सीजन का O2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है। इनर्ट गैस हीलियम नियन ऑर्गन और इस मोनोएटॉमिक होता है, इसका सिंबल फॉर्मूला सेम होता है। सारे मेटल रिप्रेजेंटेड होते हैं सिंबल से, दे डू नॉट हैव सेपरेट फॉर्मूला, यानी कोई सेपरेट फॉर्मूला मेटल्स का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है कुछ कॉमन एलिमेंट का, हाइड्रोजन का H2 से, नाइट्रोजन का N2 से, ऑक्सीजन को O2 से, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2, आयोडीन का I2, फास्फोरस P4, सल्फर एसिड से दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला कंपाउंड का देखिए ध्यान से,
केमिकल फॉर्मूला जो है कंपाउंड का वो भी स्टेटमेंट होता है उसके बनावट का, राइट? जिसमें केमिकल सिंबल जो है बताता है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और सबस्क्रिप्ट बताता है, लोअर फिगर जो होता है वो बताता है कि कितना एटम जो है प्रत्येक एलिमेंट का प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, ठीक है? मतलब कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला पता है कि कैसे कैसे बना है वो, इसमें केमिकल सिंबल बताता है कि एलिमेंट कौन वो मौजूद है, सबस्क्रिप्ट बताता है कि भाई कितना एटम्स जो है एलिमेंट का उस मॉलिक्यूल में कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक? वाटर एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूल जानते हैं 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। फॉर्मूला क्या होता है? H2O। फॉर्मूला H2O जो सिंबल होता है H2 इंडिकेट करता है कि 2 एटम हाइड्रोजन का मिला है, राइट? एंड नॉट अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं है, 2 एटम हाइड्रोजन का, राइट? और O रिप्रेजेंट करता है कि भाई 1 एटम ऑक्सीजन का मिला है। तो फिगर इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला, अगर फिगर के फ्रंट में नंबर मॉलिक्यूल्स का बताता है, फॉर एग्जांपल H2O है तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन कंपाउंड का, राइट? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड का, ठीक? अच्छा 2 से हो गया यानी 2 मॉलिक्यूल है वाटर का, एक मॉलिक्यूल वाटर H2O था, 2 से गुना हो गया तो 2 मॉलिक्यूल वाटर। फिगर 2 बताता है मल्टीप्लाई में जो है कि फार्मूला H2O जो है वो जस्ट इज नॉट जस्ट फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, ये 2 जो है ये H के लिए नहीं लगा है, दोनों के लिए लगा है, H2O के लिए लगा है, ठीक है? तो 2H2O का मतलब कंटेंट 4 एटम्स हाइड्रोजन का हो गया, 2 दूना 4 और 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, राइट? केमिकल फार्मूला कुछ कॉमन मॉलिक्यूलर कंपाउंड का है जो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ वाटर को हम लोग H2O से दिखाते हैं, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से दिखाते हैं, CO और O है, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 से दिखाते हैं, S और O है, अमोनिया के पास NH3 होता है, NH और H है, मीथेन के पास CH4 होता है, C और H है, इथेनॉल अल्कोहल को C2H5OH होता है, CHO इसके पास हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, H और Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं, CCl4 होता है, CnCl है, CnCl, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, H और S, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 होगा, कार्बन सल्फर, ठीक? देखिए अब कहता है कि मॉडल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, देखो कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 कार्बन 1, ब्लैक बॉल रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, रेड बॉल करता है ऑक्सीजन का। मॉडल अमोनिया का है NH3, तो हाइड्रोजन अमोनिया हो गया, ब्लू दिखाता है नाइट्रोजन को और जबकि रेड बॉल दिखाता है, व्हाइट बॉल दिखाता है हाइड्रोजन। मॉडल मीथेन का CH4, ठीक? तो ब्लैक बॉल जो है रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, व्हाइट बॉल हाइड्रोजन, राइट? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अच्छा मॉलिक्यूल अभी देख लिए, तो मॉलिक्यूल का मास भी होगा, तो कहता है जैसे एटॉमिक मास होता था ना उसी प्रकार मॉलिक्यूलर मास भी होता है। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है सब्सटेंस का वो भी रिलेटिव मास होता है उसके मॉलिक्यूल का, किसके कंपेयर में? मास ऑफ कार्बन 12 के, जिसको 12 यूनिट लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो होता है सब्सटेंस का वो इंडिकेट करता है कि कितना टाइम्स कोई मॉलिक्यूल भारी है 1/12 ऑफ कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 2 है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 2 गुना भारी है 1/12 ऑफ कार्बन एटम, है ना? और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं मॉलिक्यूलर मास? ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सब्सटेंस का अगर जानते हैं आप तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है सम, जोड़ते हैं एटॉमिक मासेस को सारे एटम्स के जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर में सब्सटेंस, ठीक? एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है जिसके अंदर 2 एटम किसका होता है? हाइड्रोजन का, और 1 एटम किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वाटर का किसके इक्वल होगा? जोड़ेंगे मास 2 हाइड्रोजन एटम का और 1 ऑक्सीजन एटम का, निकल जाएगा। चलिए हाइड्रोजन एटम का मास 1 यू होता है, ऑक्सीजन का 16 यू होता है, पीछे बताया है, राइट? तो मॉलिक्यूलर मास जो है वाटर का कितना हो जाएगा? मास हाइड्रोजन का 1 यू है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 यू हो जाएगा, 2 into मास ऑक्सीजन एटम 16 यू हो गया, दोनों को जोड़िए 18 यू हो गया, राइट? चलिए समझ में आया? देखिएगा कहता है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है जो आयंस के फॉर्मेशन से बनता है, which consist of ion, जो आयंस रखता है, not molecule, the term formula mass is sometimes used in place of molecular mass, है ना? तो फॉर्मूला मास जो है किसके टर्म यूज होता है? मॉलिक्यूलर मास के रूप में। तो मॉलिक्यूलर मास जो है कुछ कॉमन एलिमेंट का जो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स के रूप में उसको देखिए, हाइड्रोजन H, इसका एटॉमिक मास 1 यू होता है, 2 है 2 इंटू, नाइट्रोजन N 14 यू होता है, 2 है तो 28, ऑक्सीजन 16 होता है, 2 है तो 32, क्लोरीन 35.5 होता है, 2 है तो 71, ठीक है? कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, देखिए कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिड का है H2SO4 है ना, H2 का 2 हो गया, 1 का 1 तो 2 का 2, सल्फर 16 16 दूनी 32 हो जाता है इसका, ठीक? और ऑक्सीजन का 1 का 16 4 का 64 है, तो 64 प्लस 32 प्लस 2 98, है ना? फॉर्मूला अगर सब्सटेंस का है उसका क्या महत्व है?
फॉर्मूला बताता है कि सब्सटेंस का क्या नाम है, फॉर्मूला बताता है कि उस सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला बताता है कि A1 मॉलिक्यूल जो होता है सब्सटेंस का, उसके अंदर इतना मॉलिक्यूल सब्सटेंस का होता है 6.022 10^23, ठीक। फॉर्मूला बताता है नाम, कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, फॉर्मूला देता है नंबर ऑफ एटम्स, कितना एलिमेंट का प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, फॉर्मूला बताता है कि कितना एग्जैक्ट मास है सब्सटेंस का, मॉलिक्यूलर मास जो कि ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए एक फॉर्मूला है आपके पास H2O, क्या क्या दिखाएगा, H2O बताता है कि वाटर है, H2O नाम बता दिया सब्सटेंस का, H2O बताया कि एक मॉलिक्यूल है वाटर का, H2O बताया कि 1 मोल जो है मॉलिक्यूल का वाटर का है ये, यानी H2O बताता है कि इतना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में मौजूद है। H2O बताता है कि वाटर कंटेन करता है 2 एलिमेंट हाइड्रोजन का और एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। H2O ये भी बताता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन का होगा और 1 एटम ऑक्सीजन का, राइट। H2O ये बताता है कि 18 ग्राम है, 2 और 16 18, जो कि मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। थैंक यू सो मच फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्लीशन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।